बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी बोले गरीबों का आखिरी सहारा भी छीन रही है सरकार, जनता जवाब देगी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के ऐलान के फैसले पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उससे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने बुधवार को अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी इकाइयों को अनुमति देने की योजना पर औपचारिक रूप से कदम उठाया। इसके तहत यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही को लेकर 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए परिचालन के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गए। रेलवे ने यह जानकारी दी है। रेलवे ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र के करीबन 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अब पावर सेक्टर में चीन को झटका देगा भारत, मंत्री बोले सख्त करेंगे आयात के नियम। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की ओर से लगातार चीन को आर्थिक झटके दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क निर्माण और डिजिटल क्षेत्र में झटके के बाद अब बारी बिजली क्षेत्र की है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट के लिए चीन से जो भी इंपोर्ट होता था अब सरकार उसे रेगुलेट कर सकती है। इस क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा ताकि आसानी से होने वाले आयात को सख्त किया जाए। चीनी कंपनियों को रोकने के लिए कस्टम के साथ साथ नियमों में भी सख्ती बरती जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत इतनी ताकत रखता है कि हम आर्थिक लेवल के साथ साथ सैन्य मुकाबले में भी चीन को धकेल सकें। आज पूरी दुनिया भारत के साथ है, इसमें भारत के मजबूत नेतृत्व का हाथ है। दोस्तों जिस तरीके से भारत चीन का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में 6 जुलाई से खोले जाएंगे सभी स्मारक, होंगे सुरक्षा के सभी प्रबंध। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बीच देश में 6 जुलाई से सभी स्मारक खोले जाएंगे। सरकार ने निर्देशों के मुताबिक सुरक्षा के सभी प्रबंध के साथ देश के अलग अलग स्मारक खोले जाएंगे। इसमें संस्कृति मंत्रालय और पुरातत्व विभाग के सभी स्मारक खुलेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात की जानकारी दी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 16 मार्च की रात देश भर के सभी स्मारकों को बंद करने के आदेश दिए थे। 17 मार्च की सुबह से देश के सभी स्मारकों पर ताला लग गया था। आगे चलकर अनलॉक 1 में 8 जून से संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के 820 स्मारकों को पूजा या प्रार्थना करने के लिए खोलने की अनुमति दी थी, मगर आगरा के कंटेनमेंट जोन होने के चलते यहाँ उनमें शामिल 14 स्मारक नहीं खोले जा सके। दोस्तों ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर स्मारक खुलते हैं तो आप क्या घूमने जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में आज से शुरू होंगी ऑनलाइन क्लासेज, केजी से 12वीं तक का प्लान तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी में पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कहा कि लर्निंग विद ह्यूमन फील को ध्यान में रखकर ये प्लान तैयार किया गया है। अपने प्लान को लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने सभी को सूचित किया। दोस्तों आपको बता दें कि सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने डिजिटल डिवाइड पैदा न हो, इसका ध्यान रखा है। शुक्रवार से यह योजना 1 महीने के लिए लागू हो जाएगी। कोशिश रहेगी कि टीचर और बच्चों के बीच ऑनलाइन क्लास में कनेक्शन बना रहे। दोस्तों आपको बता दें कि केजी से 10वीं क्लास तक के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टीचरों से जुड़े हुए होंगे। व्हाट्सएप पर इन बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हो सकता है कई अभिभावकों के पास इंटरनेट या व्हाट्सएप ग्रुप न हो। 10 से 20% अभिभावकों के पास इंटरनेट या व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है। ऐसे में टीचर उन अभिभावकों को हफ्ते में 1 दिन स्कूल में बुलाकर वर्कशीट और स्टडी मटेरियल देंगे। टीचर्स बच्चों से फोन पर संपर्क भी करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 11वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए लाइव ऑनलाइन क्लास ली जाएगी। हर रोज 40 से 45 मिनट की क्लास होगी। इसके अलावा टीचर्स फोन पर बच्चों से संपर्क में रहेंगे। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही, क्या बच्चे मन लगाकर क्लासेस को अटेंड करते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी, सरकार ने बनाई है यही योजना। दोस्तों आपको बता दें कि देश में अब प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की कीमत तय करने और मार्केटिंग की खुली छूट देने की तैयारी चल रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की माने तो जल्द ही एमएसएमई उद्योग प्राकृतिक गैस से चलेंगे। यही नहीं, घर और वाहन में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी और पीएनजी की दरें भी कम होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्राकृतिक गैस को न सिर्फ आसानी से मुहैया कराने बल्कि उसे आम लोगों के लिए किफायती बनाने पर भी काम कर रहा है।
दोस्तों आपको बता दें कि प्रधान के मुताबिक जल्द ही सरकार प्राकृतिक गैस के परिवहन की लागत को कम करने जा रही है। इसके लिए मंत्रालय की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय प्राकृतिक गैस के परिवहन लागत को काफी किफायती बनाने पर काम कर रहा है। यही नहीं, प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में भी लाया जाएगा। सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने जा रही है, जिससे कि देश के हर हिस्से में प्राकृतिक गैस मिलना आसान हो सके। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 5 साल पहले लैप्स हो गई बीमा पॉलिसी को दोबारा चालू करने का है खास मौका। जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस से बीमा लिया है और पॉलिसी 5 साल पहले लैप्स हो गई है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। पोस्टल डिपार्टमेंट के डाक जीवन बीमा विभाग ने डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की पॉलिसी को दोबारा चालू करने का मौका दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि डाक विभाग के ट्वीट के मुताबिक ऐसी पॉलिसी को चालू कराने का मौका है, लेकिन इसे 31 अगस्त तक रिवाइव कराना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ट्वीट के मुताबिक ऐसी पॉलिसी को 31 अगस्त 2020 तक दोबारा से शुरू करने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए नजदीकी डाक विभाग के दफ्तर से संपर्क करना होगा। वहां पॉलिसी धारक को लिखित में आवेदन करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि डाक जीवन बीमा की सुविधा सभी सरकारी और सेमी गवर्नमेंट स्टाफ को मिलती है। सरकार ने अक्टूबर 2017 से इसे दूसरे कर्मचारियों को भी उपलब्ध करवाया था। वहीं ग्रामीण डाक जीवन बीमा केवल गाँव के लोगों के लिए है। दोस्तों आपको बता दें कि पॉलिसी दोबारा चालू करने के लिए डाक विभाग ने एक नंबर 1800-180-5232 भी दिया है। इस नंबर पर पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने पोस्ट ऑफिस से कोई बीमा लिया है, अगर वो लैप्स हो गई है तो आप उसे दोबारा से चालू करवा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो में जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, महामारी मरीजों और बुजुर्गों को मिलेगी बैलेट पेपर की सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते संक्रमण और आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कानून और न्याय मंत्रालय के उस संशोधन को मंजूरी दे दी है जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और घर या फिर संस्थागत क्वारंटीन के तहत महामारी रोगियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि गौरतलब है कि इससे पहले पोस्टल बैलेट का अधिकार 80 वर्ष तक के बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को प्राप्त था। पिछले साल 22 अक्टूबर को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए 80 साल के अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई थी। उस वक्त मंत्रालय ने मतपत्र से मताधिकार देने के लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए इन्हें अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी में शामिल किया था। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस नए कानून का इस्तेमाल आगामी बिहार चुनाव में हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हरिद्वार में कांवड़ियों को आने से रोकने के लिए पुलिस ने बनाई है रणनीति, 11 स्थान किए हैं चिन्हित। दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद पुलिस ने पहले से ही सील सीमाओं पर चौकसी और बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीमा पर हर हालत में कांवड़ियों को रोका जाएगा, इसलिए पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्र के 11 स्थानों को चिन्हित किया है जहां से कांवड़िए हरिद्वार जिले में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत के बड़े मेलों में शुमार कांवड़ मेला भी इस बार महामारी संक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार भी कांवड़ स्थगित करने का निर्णय ले चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद भी आशंका है कि बाहरी प्रदेशों के श्रद्धालु यहां आ सकते हैं। महामारी संक्रमण को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए कई राज्यों के अफसर मंथन कर चुके हैं। अब हरिद्वार पुलिस ने भी होमवर्क शुरू कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इंडियन रेलवेज ने रचा इतिहास, 167 साल में पहली बार 100% ट्रेन समय पर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में ट्रेन लेट की शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है। हालांकि अब लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने अपनी नई छवि पेश करते हुए इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनें बिना देर किए अपने समयानुसार निर्धारित स्टेशन पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से एक बयान आया है कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 100% ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलने और गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रही है। दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई। रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक इससे पहले 23 जून को 99.54% ट्रेनें अपने समय की पाबंदी पर चली, तब केवल एक ट्रेन लेट हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रेलवे का इतिहास 167 साल पुराना है। यहाँ अंग्रेजी शासन काल में 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक भारतीय रेलवे में ट्रेनों के संचालन में 100% सही टाइमिंग कभी नहीं रही।
इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेलवे बोर्ड ने कहा कि रेलवे ही तय करेगा निजी ट्रेनों का किराया, 2023 से पटरी पर दौड़ेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि निजी ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि साल 2023 से देश में निजी ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। हालांकि इसका किराया रेलवे ही तय करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि अगले साल फरवरी या अप्रैल तक हम टेंडर ओपन कर देंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 से निजी ट्रेनें चलने शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि निजी कंपनियों को राजस्व का कुछ हिस्सा भी देना होगा। सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले बिडर को अनुबंध मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम लोकोमोटिव में ढुलाई शुल्क के माध्यम से अपने खर्चों की वसूली करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने इस आशंका को खारिज कर दिया कि देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP द्वारा चलाए जाने वाले प्राइवेट ट्रेनों में यात्री किराया महंगा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ 5% अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया जा रहा है, बाकी 95% ट्रेनों का परिचालन रेलवे ही करेगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नेपाल के PM ओली की नई चाल, विभाजन अध्यादेश लाकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री KPS ओली ने नया दांव चलकर अपनी कुर्सी फिलहाल बचा ली है। ओली कैबिनेट में दल विभाजन अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं और इसको लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू भी कर दी है। अभी नेपाल के कानून के मुताबिक दल विभाजन के लिए 40% संसद सदस्य और 40% पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन नए अध्यादेश में इन दोनों में से कोई एक भी समर्थन होने पर दल विभाजन को मान्यता दे दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि ओली ने गुरुवार की सुबह कैबिनेट की बैठक करके इस निर्णय पर मुहर लगवा लिया है कि इससे पहले ओली ने गुपचुप तरीके से एक नई पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बना ली थी। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ओली के लिए यह एकमात्र रास्ता है। नया विभाजन अध्यादेश लागू होने पर ओली अपने पद पर रहते हुए इसका फायदा उठा सकते हैं और अगले दल विभाजन के बाद संसद में रहे दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाती है और किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की सरपरस्ती करने वाला चीन चाहता है कि भले ही ओली की कुर्सी चली जाए लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन न हो। लेकिन सत्ता के इस खेल में ओली ने फिलहाल एक नया दांव चलकर अपनी कुर्सी पर आए संकट को कुछ दिनों के लिए टालने की जरूर कोशिश की है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि साली करिश्मा राय के RJD ज्वाइन करने से बहुत नाराज हैं तेज प्रताप, कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या थी। दोस्तों आपको बता दें कि लालू के लाल तेज प्रताप यादव आज तेजस्वी के फैसले से नाराज हैं और उन्होंने अपनी पत्नी की बड़ी बहन करिश्मा राय के राजद ज्वाइन करने पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐसा फैसला लेने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मेरी राय क्यों नहीं ली गई, आखिर करिश्मा राय को राजद ज्वाइन करवाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। दोस्तों आपको बता दें कि पटना में मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी और परिवार दोनों को पता है कि मेरे रिश्ते उस परिवार से अच्छे नहीं हैं। मेरे तलाक की सुनवाई 4 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में उस परिवार के सदस्य को राजद की सदस्यता दिलवाना मेरी समझ से परे है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तेजस्वी यादव ने बिहार में RJD के 15 साल के शासन के लिए मांगी है माफी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पार्टी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल के RJD शासनकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई हैं तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है 15 साल हम सत्ता में रहे, लेकिन हम तो सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार में सामाजिक न्याय किया, वह दौर अलग था। ठीक है 15 साल में हमसे कोई भी कमी या भूल हुई है तो हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर